शाम का वक्त। मदिहा येलो अनारकली पहने हॉल में यहाँ वहाँ तैयारियां देख रही थी और अदनान अभी भी सो रहा था। उसकी नींद का ही फायदा उठाकर वो उसके फोन की मदद से दरवाजा खोलकर यहाँ आई थी। उसमें चलने की ताकत तो नहीं थी, पर हजारों काम थे करने को। ऊपर से वो जब से नीचे आई थी, हर दूसरा इंसान उसकी तबीयत का ही पूछ रहा था। अदनान ने झूठी अफवाह जो फैलाई थी। फिलहाल वो सोफिया के कमरे में उसे तैयार कर रही थी। सोफिया ने एक पीले रंग का लहंगा पहना हुआ था। सोफिया चिंता करते हुए बोली, अब ठीक हो ना तुम? अम्मी बता रही थी तबीयत नहीं ठीक थी तुम्हारी, अब ठीक हो? उसकी बात सुनकर मदिहा जो उसकी बाल बना रही थी, उसके हाथ वहीं रुक जाते हैं और वो चिढ़कर कहती है, कुछ नहीं हुआ मुझे, वो बस जरा बुखार था। तुम ये सब छोड़ो और जल्दी से ज्वेलरी पास करो, मैं पहनाती हूँ तुम्हें। ये कहते हुए वो उसे तैयार करने लगती हैं। इधर कमरे में अदनान की आंख खुलती है तो वो नजर उठाकर देखता है तो घड़ी में शाम के 5 बज रहे थे। आलस के मारे वो दोबारा आंखें बंद करके बेड की दूसरी तरफ हाथ बढ़ाता है, पर जब उसे वहां कोई महसूस नहीं होता तो एक झटके से उसकी आंख खुलती है। वो खाली बेड देखकर एक झटके से उठकर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर दरवाजे पर जाती है जो अब खुला था। ये देखकर वो खुद से ही कहता है, ये फिर भाग गई, इस लड़की को बांध कर रखना पड़ेगा। ये कहते हुए वो अपनी जगह से उठता है। तभी उसकी नजर बेड पर फोल्ड हुए उसके कपड़ों पर जाती है जो यकीनन मदिहा निकाल कर गई थी। उन कपड़ों के ऊपर एक नोट लगा हुआ था। वो नोट को निकाल कर पढ़ता है तो उस पर लिखा था, डियर हस्बैंड, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट एंड गेटिंग फास्ट। ये पढ़कर वो खुद से कहता है, तुम्हें तो मैं अभी नीचे आकर बताता हूँ, और फिर अपने कपड़े लेकर तैयार होने चला जाता है। कुछ देर बाद वो तैयार होकर नीचे आता है तो मदिहा वहाँ कहीं नहीं थी। उसे आता देख शिफा जी पूछती है, बेटा तुम कहाँ थे? मदिहा से पूछा मैंने तो कह रही थी तुम्हारी तबीयत नहीं सही। अदनान कुछ कहता उससे पहले ही रेयान कहता है, लगता है मदिहा को ठीक करते करते भाई खुद बिगड़ गए। उसकी बात सुनकर वो एक नजर उसे घूर कर देखता है तो उसकी नजर समझते हुए वो चुपचाप वहां से भाग जाता है। वो अम्मी जरा सिर दर्द था, कोई काम है आपको? अदनान बोला। शिफा जी उसके गाल से हिलाते हुए बोली, नहीं मेरा बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है, बस अम्मी को जरा फिक्र हो रही थी। अदनान उनकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है, फिर यहाँ वहाँ देखते हुए कहता है, अम्मी कपकेक कहाँ है? शिफा जी मुस्कुराते हुए बोली, वो सोफिया के कमरे में है, उसे तैयार कर रही होगी। ओ अम्मी, वो उसकी तबीयत नहीं ठीक, बताया था ना मैंने आपको, उसे जरा आराम की जरूरत है। अदनान बोला, अरे भाई इतनी दफा कह चुकी हूँ कि एक जगह बैठ जाए, पर ये नहीं कि एक जगह रुक। अरे भाई इतनी दफा कह चुकी हूँ कि एक जगह बैठ जाए, पर नहीं, एक जगह रुका कहाँ जाता है तुम्हारी बीबी से? यहाँ से वहाँ तूफान बनी फिरती है, अभी थोड़ी देर पहले भी यहीं बिठा कर गई थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। शिफा जी की बात सुनकर अदनान नागवारी में सिर हिलाते हुए कहता है, She is not afraid of storms. He herself is a storm. आप फिक्र न करें, मैं देखता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से गार्डन की तरफ चला जाता है जहाँ तैयारियां हो रही थी मायो की। आज सोफिया मायो बैठने वाली थी। उसके बाद वो ना तो घर के बाहर जा सकती थी, ना ही उसे कोई काम करना अलाउड था। मायो मतलब सिंपल हल्दी। करीब 1 घंटे बाद सोफिया यास्मीन और मदिहा के साथ गार्डन में आती है जहाँ पहले से ही डेकोरेशन हो रही थी। चारों तरफ लाइट जल रही थी और माहौल बहुत खूबसूरत हो गया था। अजहर को हल्दी नहीं लगनी थी, इसलिए वो अपने कमरे में ही था। सोफिया को लाकर वहीं रखे एक छोटे से पट पर बिठाते हैं और सबसे पहले शिफा जी उसे हल्दी लगाती हैं, फिर नाजिया जी, जमीला जी और बाकी लोग। मदिहा वहाँ सब औरतों के पास खड़ी मुंह बनाए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। अदनान मेहमानों के खाने का इंतजाम देख रहा था। अब भाई इन सब में आदमी लोगों का कुछ काम तो था नहीं। अरे मेरी बारी कब आएगी, मुझे भी तो लगाने दो। मदिहा की बात सुनकर शिफा जी मुस्कुराते हुए उसे पुचकार कर कहती है, हाँ मेरी बच्ची आ जा, अब तुम्हारी ही बारी है, अभी तो तुम इकलौती भाभी हो उसकी, जब रियान की बीवी आ जाएगी तब की तब देखेंगे। शिफा जी की बात सुनकर मदिहा मुस्कुराती हुई आगे आती है और अपने हाथों में खूब सारी हल्दी लेकर उसके मुंह पर लगाती हुई कहती है, ये लो मेरी जान, हल्दी मुबारक। सोफिया मुंह बनाते हुए बोली, अरे यार मदिहा क्या कर रही हो, इसकी स्मेल, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं, देखना। ये कहते हुए वो उसे पकड़कर कुछ हल्दी मदिहा के गालों पर भी लगा देती है। उनकी ये मस्ती देखकर सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। नाजिया जी यास्मीन को देखकर बोली, बेटा आओ तुम भी लगाओ सोफिया को हल्दी। उनकी बात सुनकर यास्मीन आगे आकर सोफिया को हल्दी लगाती है, तभी कुछ हल्दी उसे भी लग जाती है। ये देखकर जमीला जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, लगता है अगला नंबर यास्मीन का ही है। कहते हैं कि अगर दुल्हन की छूटी हल्दी लग जाए तो शादी जल्दी होती है। तो बताओ यास्मीन कब बुला रही हो शादी पर? जमीला जी की बातों सुनकर यास्मीन झेपते हुए मदिहा के बगल में खड़ी हो जाती है। उसके बाद आसपास की कुछ औरतें और खानदान की कुछ औरतें भी सोफिया को हल्दी लगाती हैं। सब कुछ होने के बाद रुखसार जी कहती हैं, मदिहा बेटा सोफिया को कमरे में ले जाओ, और हाँ अब उसे अकेला मत छोड़ना, किसी न किसी को उसके पास बिठा कर रखना, और हाँ खबरदार जो उससे कोई काम करवाया, अब वो पूरी तरह से दुल्हन बन गई है,
अब से रुखसती तक उससे कोई काम नहीं करवाएगा, बल्कि सब लोग उसके काम उसे करके देंगे। मदिहा मुंह बनाते हुए बोली, क्या दादी, मेरी बारी पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुझसे तो निकाह के एक दिन पहले तक अम्मी ने काम करवाया था, फिर सोफिया को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? रुखसार जी हंसते हुए बोली, बेटा तुम्हारी तो शादी हुई भी चटमंगनी पड़ गया था। तुम्हारे मियां ने सबके सामने ऐलान जो किया था कि शादी करेगा तो सिर्फ तुमसे करेगा, और उसके बाद तो कोई और रस्म की देरी नहीं करी। उसने तुरंत निकाह करवा दिया और उसके बाद तुरंत रुखसती। उसे सब्र कहाँ था इतना कि तुमसे दूर रह सके, और तुमको तो दोबारा करवा दे तुम्हारी शादी। तुम्हारा मियां तो 24 घंटे तैयार रहता है। रुखसार जी की बातें सुनकर मदिहा मुंह बनाते हुए कहती है, नहीं दादी, मुझे नहीं पसंद ये झमेले। हल्दी लगाओ, मेहंदी लगाओ और फिर बस, और ऊपर से शर्माओ, मुझसे नहीं होगा, मुझे बख्शे आप। उसकी बातें सुनकर आसपास की औरतें और बाकी सब भी हंसने लगते हैं। मदिहा वाकई अलग थी। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, ये और इसकी बातें। चलो अब सोफिया को लेकर जाओ। यास्मीन बेटा तुम भी जाओ मदिहा के साथ, इस पर तुम्हें भरोसा नहीं कर सकती। खुद तो चला नहीं जाता, इससे पता चले हमारे सोफिया को भी गिरा दे। नाजिया जी की बात सुनकर मदिहा मुंह बनाती है, फिर चुपचाप यास्मीन के साथ सोफिया को लेकर उसके कमरे में चली जाती है। पीछे पीछे उम्मीद भी उनके साथ जाती है। ऐसे ही कुछ देर बाद सब मेहमान खाना खाकर जाने लगते हैं। कुछ दूर के रिश्तेदार थे तो उन्हें हवेली में ही रुकना था। मदिहा भी सोफिया को खाना खिलाकर यास्मीन और उम्मीद को उनके पास छोड़कर नीचे आती है तो वहाँ कोई नहीं था। रात के 12 बज गए थे। बाकी सब भी खाना खाकर अपने अपने कमरे में थे और औरतें कल की मेहंदी के फंक्शन की तैयारी कर रही थी। मदिहा वहाँ से डाइनिंग टेबल की तरफ जा ही रही होती है कि अचानक वो इसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है। वो पीछे पलटती है तो ये अदनान था। आप भी ना डरा देते हैं मुझे, हर दफा ऐसे कौन आता है भूतों की तरह। अदनान उसकी बातों को नजरअंदाज करके गहरी आवाज में सख्ती से पूछता है, खाना खाया तुमने? नहीं, वो मुझे कुछ काम था। अदनान उसे डांटते हुए बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि काम करने के लिए बहुत लोग हैं। अब चुपचाप कमरे में चलो, मैं खाना मंगवा रहा हूँ। चुपचाप से खाना खाओ और सो जाओ, हो गए तुम्हारे काम जितने करने थे। अब तुम्हें सिर्फ आराम करना है, समझी? अच्छा ठीक है, बस मैं एक दफा डाइनिंग टेबल की तरफ देख आऊं, कोई भूखा तो नहीं रहेगा, और एक बार अम्मी और ताई अम्मी से पूछ आऊं उन्हें कोई काम तो नहीं है, फिर आती हूँ मैं, आप चलिए। इतना कहकर मदिहा जाने लगती है। तभी अदनान उसका हाथ पकड़कर दोबारा उसे अपनी तरफ खींचता है और गुस्से में कहता है, बस बहुत हो गया तुम्हारा, सीधे सीधे कह रहा हूँ ना कि कमरे में चलो। अगर कोई भूखा रह गया तो वो भूखा ही सोएगा, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है सब कुछ। और अम्मी और चाची भी अब आराम करेंगी, जो काम है कल करना। चलो, सबका ख्याल रहता है बस अपने आप को छोड़कर। इतना कहकर अदनान उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कमरे की तरफ ले जाने लगता है। मदिहा चलते हुए ही कुछ सोच कर कहती है, अच्छा आपने खाया? अरे वाह, तुम्हें याद आ गया कि मैं भी खाना खाता हूँ, वरना बाकी सब में मुझे तो तुम हमेशा भूल जाती हो। अच्छा सॉरी ना, अब ज्यादा नखरे ना करें, बताया खाया आपने? अदनान उसकी तरफ देख कर बोला, तुम्हारे बगैर कभी खाता हूँ? या अल्लाह, आपको खा लेना चाहिए था ना, मेरा इंतजार करने की क्या जरूरत थी? मैं तो चलते फिरते कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ, आप भी ना बिल्कुल बच्चे हैं। हाँ वो तो मैं भी जानता हूँ कौन कितना बच्चा है, और अगर इतनी ही फिक्र है मेरी तो खुद भी वक्त पर खाया करो ताकि मैं भी खा सकूं। उसकी बात सुनकर अब मदिहा कुछ नहीं कहती। वो दोनों ऐसे ही नोकझोंक करते हुए अपने कमरे की तरफ जा रहे थे और हॉल में पिलर के पास खड़ी नाजिया जी और सिफा जी मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रहे थे। कौन कहेगा कि ये लड़की इस शादी के लिए मान नहीं रही थी। तब तो ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने हमें कौन सी जबरदस्ती कर दिया, और अब देखो दिन भर बस अदनान अदनान अदनान, उसके अलावा तो जैसे कोई सब निकलता नहीं इसके हलक से। नाजिया जी बोली, मोहब्बत ऐसी तो होती है, और वैसे भी निकाह में बहुत ताकत होती है। और फिर अदनान और मदिहा तो एक दूसरे के लिए ही बने थे। जब से मदिहा हुई थी तब से मुझे पता था मुझे उसे अपनी बहू बनाना है। बचपन से अदनान कितना पॉजिटिव था उसके लिए। मजाल है जो किसी और के साथ शादी करा देते मदिहा की, सिर पर उठा लेता पूरी हवेली को वो। सिफा जी बोली, ये तो सही कहा आपने। खैर भाभी अब चलिए हम लोग भी आराम कर लेते हैं, कल से फिर फंक्शन की तैयारी करनी है। नाजिया की बात सुनकर सिफा जी भी हाँ में सिर हिलाते हैं और वो दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन आज मेहंदी थी और कल निकाह। शाम के वक्त सोफिया डार्क ग्रीन कलर के लहंगे में बैठी थी और कुछ मेहंदी आर्टिस्ट उसे मेहंदी लगा रहे थे। यास्मीन भी वही उसके बगल में बैठी थी और उसे भी एक जूनियर आर्टिस्ट मेहंदी लगा रही थी। उम्मीद के पहले ही मेहंदी लग चुकी थी और फिलहाल वो अपनी सहेलियों के साथ बिजी थी। मदिहा जो कुछ मुलाजिमों को काम समझा रही थी, लाइट ग्रीन सरारे कुर्ते में आज वो बेहद हसीन लग रही थी। उसे काम में इस तरह उलझा देख सिफा जी उसे अपने पास बुलाकर कहती हैं, बेटा अब तुम भी मेहंदी लगवा लो अच्छे बच्चों की तरह। मदिहा मुंह बनाते हुए बोली, ताई अम्मी मुझे इसकी स्मेल नहीं पसंद, मैंने नहीं लगवाना प्लीज। नाजिया जी जो वहीं पास खड़ी थी अपनी बेटी के ड्रामे को देख रही थी, उसे डांटते हुए कहती है, बेटा ऐसे नहीं कहते, और शादीशुदा लड़कियों को तो जरूर लगवानी होती है।
फिर तुम तो अपनी शादी पर भी ठीक से मेहंदी नहीं लगवाई थी। चलो शाबाश, आओ। उनके कहने पर मदीहा मुंह बनाते हुए वहीं पास में एक मेहंदी आर्टिस्ट के पास जाकर बैठ जाती है। उसे बचपन से ही मेहंदी की स्मेल नहीं पसंद थी, फिर चाहे ईद क्यों ना हो वो मेहंदी नहीं लगवाती थी। वहीं वो जूनियर आर्टिस्ट जो एक मर्द था, वो खोई अंदाज में मदीहा को देख रहा था, या यूं कहो कि उसकी खूबसूरती पर उसकी आंखें टिकी हुई थी। वो भी दुनिया जहान भूल कर उसे निहार ही रहा था कि तभी मदीहा चिढ़ते हुए कहती है, क्या भैया नहीं लगानी क्या? आदमी होश में आकर बोला, जी मैडम वो मैं कुछ सोच रहा था। वैसे एक बात कहूँ? मदीहा बिना उसे देखे यहाँ वहाँ नजरें फैलाते हुए बोली, हाँ बोलो। आदमी हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, बहुत खूबसूरत हैं आप। उसकी बात सुनकर मदीहा जो यहाँ वहाँ देख रही थी, आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए कहती है, ऐसा है मेरे चेहरे पर नहीं मेरे हाथों पर ध्यान दो और मेहंदी लगाओ। उसकी डांट सुनकर वो आदमी जरा झेप जाता है और मेहंदी लगाने के लिए उसका हाथ पकड़ने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक सख्त आवाज आती है, खबरदार जो उसे छुआ तो। इतनी खतरनाक आवाज सुनकर वो बेचारा आदमी फौरन डरकर मदीहा से दूर खड़ा हो जाता है और मदीहा और बाकी लोग जब आवाज की तरफ देखते हैं तो अदनान उनकी तरफ ही आ रहा था और काफी हद तक गुस्से में लग रहा था। पिस्ता कलर के कुर्ते में ऊपर से गुस्सा, उफ, वो यकीनन बेहद हॉट लग रहा था। अदनान उनके पास आता है और जानलेवा नजरों से उस आदमी को देखता है जैसे अभी मार देगा। बेटा क्या हो गया है? मदीहा को मेहंदी लगानी है, सिफा जी बोली। अदनान उनकी बात सुनकर यहाँ वहाँ देखता है। जो मेहंदी लगाने आई लड़कियां थी वो सब बिजी थी, सिर्फ कुछ मेहंदी वाले लड़के ही खाली थे। अम्मी मैं खुद कपकेक को मेहंदी लगाऊंगा। अदनान की बात सुनकर सिफा जी जरा चौंकते हुए कहती है, बेटा ये तो हुनर की बात है, इन लोगों को आता है मेहंदी लगाना, तुम कहाँ? हाँ बेटा ये इनका काम है, करने दो इन्हें, नाजिया जी बोली। नहीं अम्मी मैं कर लूंगा। अदनान इतना कहकर मदीहा की तरफ देख कर बोला, और तुम उठो, चलो मेरे साथ, मैं लगाऊंगा तुम्हें मेहंदी। ये कहते हुए वो उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती उठाता है और अपने साथ लेकर जाने लगता है। मदीहा बेचारी कटी पतंग की तरह उसके साथ खींची चली जाती है और वहीं बैठी कुछ औरतें जो सब देख रही थी हंसते हुए कहती हैं, देखो तो जरा कितनी मोहब्बत करने वाला शौहर मिला है, बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बीबी को कोई और हाथ लगाए। दूसरी औरत बोली, वही तो, कितने हक के साथ लेकर गया है, इतनी मर्दांगी कहाँ होती है मर्दों में आजकल। सिफा जी जो सबकी बातें सुन रही थी, उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। अब भाई लोग उनकी बेटी की तारीफ जो कर रहे थे। इधर अदनान मदीहा को खींचते खींचते वहीं कोने में लगी चेयर्स के पास लाता है और उस पर बिठाकर खुद उसके सामने खड़ा होकर उसे घूरने लगता है। क्या है ऐसे मेढक की तरह क्यों घूर रहे हैं? मदीहा बोली। अदनान गुस्से में ही बोला, तुम्हें बड़ा पता है मेढक कैसे घूरते हैं, तुम उनकी ही फैमिली से बिलोंग करती हो क्या? मदीहा मुंह खोले बोली, आप मुझे मेढक बोल रहे हैं? नहीं मेढकी, अपना जेंडर क्यों बदल रही हो? आपका ज्यादा नहीं हो रहा अब? अदनान गुस्से में ही बोला, और तुम्हारा क्या हो रहा था? हाँ हाथ क्यों पकड़ने दे रही थी उसे? मेहंदी लगा रहा था वो, कोई भगा कर नहीं ले जा रहा था मुझे। आप तो ओवर फजेसी हो रही हैं अब। मदीहा की बात सुनकर अदनान उसकी बगल वाली चेयर पर बैठकर गुस्से में सामने देखते हुए कहता है, कोशिश तो करता भगाने की, चलने लायक नहीं छोड़ता उसे। मेरी बीबी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, क्या कहा था उसने? बहुत खूबसूरत है आप, इसे तो मैं बताता हूँ। ये कहकर वो उठने लगता है, तभी मदीहा उसका हाथ पकड़कर उसे वापस से बिठाते हुए कहती है, अरे अरे क्यों मासूम बच्चे की जान लेने पर तुले हैं? आपने मेहंदी लगाना है ना, चलिए लगाइए। आती भी है या ऐसी बात बनाकर आए हैं? अदनान उसे घूरते हुए बोला, सब आता है मुझे, समझी तुम? अभी देखो सबसे खूबसूरत मेहंदी लगाऊंगा। ये कहकर वो साइड में रखी एक प्लेट में से मेहंदी का कोन उठाकर अपने फोन में कुछ करने लगता है। मदीहा बड़ी ध्यान से उसे देख रही थी। कुछ देर में अदनान एक मेहंदी का डिजाइन सिलेक्ट करता है और उसका हाथ पकड़कर मेहंदी लगाने लगता है। मदीहा की नजर कभी फोन की स्क्रीन पर जाती, कभी अदनान पर, जो पूरे फोकस के साथ मेहंदी लगा रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा काम हो। एक तो उसने डिजाइन इतना मुश्किल चूज किया था कि क्या ही कहने। मदीहा जरा कॉन्सर्न के साथ कहती है, देखिए कोई और डिजाइन चुन लीजिए, ये जरा मुश्किल नहीं लग रहा आपको? तुम्हें क्या लगता है मैं ये बना नहीं पाऊंगा? देखना अभी तुम। इतना कहकर वो वापस मेहंदी लगाने लगता है। हालांकि मदीहा को उस पर 1% भरोसा नहीं था कि वो लगा लेगा। इधर यास्मीन किचन में खड़ी किसी का इंतजार कर रही थी। दरअसल उसे प्यास लग रही थी, पर मेहंदी के कारण वो पानी नहीं पी सकती थी, इसलिए इंतजार कर रही थी कि कोई उसे पानी पिला दे, पर किचन में कोई आ ही नहीं रहा था। तभी रियान जो बाहर से गुजर रहा था, यास्मीन को किचन में अकेला देखकर उसके पास आता है और जरा दूर खड़े होते हुए नरमी से पूछता है, कुछ चाहिए क्या आपको? उसकी आवाज सुनकर यास्मीन जरा चौंकते हुए उसकी तरफ देखती है। उस दिन मॉल के बाद से उनकी कोई बात नहीं हुई थी। हालांकि वो यही रह रही थी, पर रियान ने उसे परेशान नहीं किया। किसी को बुला दोगे तुम? यास्मीन बोली। अम्मी और चाची मेहमानों को देख रही हैं, उम्मीद का पता नहीं। मदीहा भाई के पास है और वो उसे हिलने भी नहीं देंगे, और फूफी खाने का देख रही हैं। किसे बुलाऊं?
रियान की बातें सुनकर वो समझ जाती है कि कोई फ्री नहीं है, इसलिए वो झिझकते हुए कहती है, वो मुझे प्यास लगी है पर हाथों में मेहंदी। इससे आगे वो कुछ कह पाती उससे पहले ही रियान वहीं रखे पानी की बोतल उठाकर उसे खोलकर उसके होठों से लगा देता है। यास्मीन जरा शौक में उसे देखती है पर फिर पानी पीकर जरा दूर होकर बिना कुछ कहे जाने लगती है। तभी रियान की आवाज सुनकर उसके कदम रुक जाते हैं। खूबसूरत लग रही हो, उसकी आवाज पर वो रुकती है पर बिना पलटे वहां से चली जाती है। वहीं उसके जाने के बाद रियान उस बोतल को खुद अपने होठों से लगाकर पानी पीने लगता है, जिससे कुछ देर पहले यास्मीन के होठ लगे थे। मदीहा हैरानी से अपने हाथों को देख रही थी और अदनान टेढ़ा मुस्कुराते हुए उसे, जैसे अदनान ने बिल्कुल हूबहू मेहंदी लगाई थी जैसी पिक्चर में थी। आपने ये कैसे किया? सच सच बताइए, मेरी पीठ पीछे कितनी लड़कियों के मेहंदी लगाते फिर रहे थे आप? तुम पहली और आखिरी हो, भूलो मत। अदनान सिद्दीकी नाम है मेरा। आई एम ए परफेक्शनिस्ट। और अब तुम यही बैठो, मैं अभी आता हूँ। खबरदार जो हिली तो यहाँ से। इतना कहकर अदनान उसका माथा चूमकर वहां से चला जाता है और मदीहा अभी भी बस अपनी मेहंदी देखती रह जाती है। इधर दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक आदमी नशे की हालत में पेट के बल लेटा हुआ था और उसके हाथ में एक लड़की की तस्वीर थी। ये कोई और नहीं मिर्जा था, जो एकटक बस मदीहा की तस्वीर देखे जा रहा था। उस दिन अदनान के साथ मदीहा को देखने के बाद काफी कोशिश करने के बाद फाइनली उसे मदीहा की इंफॉर्मेशन मिली थी, पर उसे सिर्फ इतना पता था कि मदीहा अदनान की कजिन है। उनके निकाह के बारे में अभी उसे कुछ पता नहीं था। वो उस फोटो पर अपनी उंगलियां फिराते हुए नशे की हालत में कहता है, मदीहा नहीं, मेरी मदीहा, मेरी मोहब्बत हो तुम, और तुम सिर्फ मेरे पास अच्छी लगोगी। फिर थोड़ा रुककर मुस्कुराते हुए आगे कहता है, तुम्हारी वो खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, वो गुस्से में फूले हुए गाल जो हल्की सी धूप में लाल हो जाते हैं, कातिल आंखें, उफ माशाअल्लाह, तुम कोई हसीना नहीं बल्कि हूर हो, इस मिर्जा गाजी की हूर। मुझे किसी की ऊंची आवाज तक नहीं बर्दाश्त, पर तुम्हारी डांट तो जिंदगी भर सोच सकता हूँ। वो मदीहा के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था कि तभी उसे कुछ याद आता है और उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती है। वो कुछ याद करते हुए गुस्से में बोलता है, पर तुमसे ना एक गलती हो गई है स्वीटहार्ट। तुम उस आदमी के इतना करीब कैसे हो सकती हो? और उस दिन मैंने अदनान सिद्दीकी की आंखों में तुम्हारे लिए कुछ देखा था। यकीनन तुम उसकी सिर्फ कजिन तो नहीं हो। इश्क करता है वो तुमसे। वाह, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन जिसने मुझसे मेरे भाई को छीन लिया, वो मेरी ही मोहब्बत से इश्क करता है। ये कहते हुए वो पागलों की तरह हंसने लगता है। फिर अचानक रुक कर कुछ सोचते हुए आगे कहता है, पर तुम सिर्फ मेरी हो और अब मेरे इंतकाम में मेरा मोहरा भी तुम ही हो। देखा था मैंने उस दिन अदनान की आंखों में, बहुत अजीज हो ना तुम उसे। तो बस जैसे उसने मुझसे मेरे भाई को छीना था, पर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि अपनी मल्लिका बना कर रखूंगा। तुम राज करोगी मेरी जिंदगी पर, मेरे दिल पर, मेरे घर पर और मेरे इस कमरे पर भी। उफ, ये हसीन ख्वाब, पर तुम फिक्र ना करो, तुम जल्द ही मेरे पास होगी, मर्जी से या फिर जबरदस्ती से। ये कहते हुए वो मदीहा की तस्वीर को चूमने लगता है और ज्यादा नशे के कारण गहरी नींद में सो जाता है। इधर मदीहा अभी भी वहीं बैठी अदनान का इंतजार कर रही थी। तभी यास्मीन उसके पास आती है और उसके हाथ की मेहंदी देखते हुए कहती है, वाह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा जीजू इतने टैलेंटेड है। मतलब क्या मेहंदी लगाई है यार। पर अफसोस, ये स्पेशल सर्विस सिर्फ उनकी वाइफ के लिए है। उसकी बात सुनकर मदीहा बस शर्माती हुई मुस्कुरा देती है। यास्मीन कुछ सोच कर बोली, यार सब कुछ इतना फीका फीका क्यों लग रहा? सो बोरिंग, चलना महफिल में जरा रंग भरते हैं। नहीं, ये मुझे यहाँ बिठा कर गए हैं, अगर मैं उठी तो कच्चा चबा जाएंगे, मदीहा बोली। यास्मीन उसे जबरदस्ती उठाते हुए बोली, तो कोई बात नहीं, उन्हें तो हक है तुझे चबाने का, और फिलहाल हम अपने बेस्ट फ्रेंड की मेहंदी बोरिंग नहीं कर सकते। इतना कहकर वो उसे खींचते हुए जबरदस्ती सेंटर में ले आती है और उम्मीद को कुछ इशारा करती है। इधर अदनान खाने की प्लेट लेकर वापस आता है तो मदीहा को वहाँ न देखकर गुस्से में खुद से कहता है, ये फिर फरार हो गई, अब हाथ आई तो सीधा कमरे में ही ले जाकर बंद करना पड़ेगा। वो यही सब सोच रहा था तभी पीछे से लोगों के हूटिंग की आवाज आती है और वो जैसे ही पलट कर देखता है उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। मदीहा और यास्मीन बिल्कुल बीचों बीच खड़े थे और तभी गाना बजता है। मदीहा को डांस करता देख अदनान तो अपनी बीबी में बिल्कुल खो चुका था, जैसे उसकी एक एक अदा, एक एक एक्सप्रेशन उसकी जान ले रहा था। पर ये हाल दिल सिर्फ अदनान का नहीं था बल्कि किसी और का भी था। वो था रियान, जो मुंह खोले यास्मीन को देखे जा रहा था, जो मदीहा के साथ डांस कर रही थी। सिफा जी जो मुस्कुराते हुए दोनों को देख रही थी, तभी उनकी नजर रियान पर जाती है जो बस एक टक यास्मीन को देख रहा था और कुछ सोचकर वो मुस्कुरा उठती हैं। उन्हें जैसे सब समझ आ गया था। उनके डांस खत्म होने के बाद सब लोग तालियां बजाने लगते हैं और तालियों की आवाज से ही अदनान अपने होश में आता है। वो मदीहा के पास जाता है और पीछे से उसके कान के पास जाकर हल्का सा झुककर सरगोशी से कहता है, एक ही दिल है जाना, कितनी बार धड़काओगी?
इन अदाओं को जरा संभाल कर रखो, अगर सांसें रुक गई तो कसूरवार आप ही होंगी। उसकी अचानक से आई आवाज सुनकर वो चौंकते हुए पीछे पलट कर देखती है और अदनान की बात सुनकर उसकी आंखें शर्म से झुक जाती है। शिफा जी उनके पास आकर मदिहा का माथा चूम कर कहती है, मेरी बच्ची कितना अच्छा डांस किया, पर अब बस थक गई होगी ना। अदनान बेटा कुछ खिला दो इसे और तुम भी खा लो, फंक्शन तो अब खत्म हो ही चुका है और वैसे भी कल निकाह है, हजारों काम है। जी अम्मी, मैं कपकेक को कमरे में लेकर जा रहा हूँ, आप खाना वहीं भिजवा दीजिएगा। पर ताई अम्मी अभी तो बहुत काम है, मैं बाद में शिफा जी मदिहा की बात काटते हुए बोली, नहीं बेटा अब कोई काम नहीं है, फंक्शन खत्म हो चुका है, अब तुम भी खाना खाओ और आराम करो। अदनान ले जाओ इसे, मैं भिजवाती हूँ खाना। शिफा जी की बात सुनकर अदनान हाँ में सिर हिलाता है और मदिहा को चलने का इशारा करता है तो वो भी उसके पीछे चलने लगती है। पर उसकी ड्रेस बार बार उसके पैरों में आ रही थी और हाथों में मेहंदी अभी भी पूरी तरह से सूखी नहीं थी, इसलिए वो अपनी ड्रेस संभाल नहीं पा रही थी। अदनान को जब महसूस होता है कि उसके पीछे मदिहा नहीं आ रही तो वो पलट कर देखता है और उसे इस तरह अपनी ड्रेस में उलझा देख नाम से हिलाकर खुद उसके पास आता है और एक झटके में उसे अपनी बाहों में उठाकर सीढ़ियों की तरफ चलने लगता है। मदिहा को उसकी इस हरकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जब उसे आसपास सबकी नजरें खुद पर महसूस होती है तो वो जरा झिझकते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप, सब देख रहे हैं। अदनान बिना उसकी तरफ देखे आगे बढ़ते हुए ही बेफिक्री से कहता है, तो क्या नीचे उतारिए मुझे, आप ऐसे सबके सामने मुझे उठा नहीं सकते। मदिहा चिढ़कर बोली। अदनान उसकी बात सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ते हुए उसे घूर कर कहता है, और ऐसा कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। मदिहा गुस्से में ही मगर जरा धीमी आवाज में कहती है, आप समझते क्यों नहीं है, ऐसे अच्छा नहीं लगता, कोई क्या सोचेगा कि आप कितने डिस्परेट हैं। अदनान उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, कोई क्या सोचता है, आई रियली डोंट केयर, मेरी बीवी जो चाहूँ करूँ। और रही बात डिस्परेट होने की तो मैंने कब कहा कि मैं डिस्परेट नहीं हूँ, बेड पर नहीं देखी तुमने मेरी डिस्परेशन। उसकी बातें सुनकर मदिहा बिल्कुल चुप हो जाती है। उसे पता था वो इस आदमी से कभी नहीं जीत सकती। ऐसे ही सारा फंक्शन बीत जाता है। सोफिया यास्मीन के साथ अपने कमरे में चली जाती है और बाकी लोग भी अपने अपने कमरों में। शिफा जी भी मुलाजिमों को कल का काम समझा रही थी, तभी उन्हें रुखसार जी सोफे पर कुछ परेशान बैठे दिखती है। ये देखकर उनके पास जाकर पूछती है, अम्मी आप ठीक तो हैं, क्या हुआ। पता नहीं बेटा, पर कुछ ठीक नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। रुखसार जी बोली, अम्मी आप ज्यादा सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और कल तो इतना बड़ा दिन है। शिफा जी बोली, हाँ बेटा, पर पता नहीं क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा हमें। अच्छा सुनो, कल सुबह मदिहा के नाम से सदका दे देना, पता नहीं क्यों उसके हवाले से दिल घबरा रहा है मेरा। ठीक है अम्मी, मैं दे दूंगी, पर आप ज्यादा ना सोचें, और मदिहा को क्या ही होगा, अदनान है ना उसके पास। आप थक गई होंगी, जाकर आराम कीजिए। उनकी बात सुनकर रुखसार जी भी हाँ में सिर हिलाकर वहां से चली जाती हैं और शिफा जी भी अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं। ओके मेरे प्यारे लिसनर्स, तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बाय।